ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास को देखिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो लास्ट क्लास में हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत ही आसान सा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समान पद, अपद और असमान पद, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट हमने सीखा था कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, यानी टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, जो टर्म्स बनते हैं वो या तो चर हो सकते हैं, मतलब या तो कुछ वेरिएबल हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है, या इनको मिक्स करके बन सकता है। जैसे मैं लिख दिया 5x, तो ये सारे के सारे चर हैं, यानी सारे के सारे क्या है, पद है, सॉरी सारे के सारे टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स को हम लोग प्लस या माइनस के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 5x प्लस 9, तो यहाँ पर मैं पूछूं कि कितने पद हो गए, तो आप बोलोगे सर 5x प्लस 9 में हमारे पास टोटल दो टर्म है, क्योंकि एक प्लस के साइन के द्वारा ये दोनों अलग हो रहा है। तो एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ। ठीक है, इसी तरीके से पहले तो बस ये सीखो कि पदों की संख्या क्या होती है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x का पावर 5 माइनस 9y, और यहाँ पर मैं लिख दिया प्लस का 8। ठीक है, अब मैं पूछूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या सिर्फ पूछूं तो आप बोलोगे सर एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, दूसरा प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक पद ये हुआ पूरा, दूसरा ये पद हुआ, तीसरा ये हुआ। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तीन टर्म हो गए, एक दो तीन। अब मैं बोलूँ कि टर्म्स को लिखकर बताइए क्या क्या है। तो पहले टर्म को आप लिखोगे 2x का पावर 5, ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, इतना जो पूरा है ना ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, 2x का पावर 5। अगर मैं सेकंड टर्म को लिखना चाहूँ, तो सेकंड टर्म के आगे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज ये दिख रहा है कि सर एक माइनस का साइन है। तो यहाँ पर आप अगर 9y लिखोगे तो थोड़ा गलत होगा, आपको माइनस 9y लिखना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में बताया था कि माइनस का 9y होगा, क्योंकि जो भी टर्म के आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लिखेंगे। प्लस को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तीसरे टर्म को अगर लिखना हो तो मुझे, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 लिख दीजिए, माइन प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, पॉजिटिव का साइन देने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, समझ में आया। टर्म को कैसे लिखते हैं, अगर माइनस का साइन रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। 8y नहीं ना, y कहाँ है, सिर्फ 8 है। ठीक है, सिर्फ 8 है यहाँ। ठीक है, चलो 8y नहीं लिखना है, माइनस 9y लिखना है, ये सेकंड टर्म को, और तीसरे टर्म को 8y लिखेंगे। इसके आगे हमने क्या देखा था, इसके आगे हम लोग टर्म्स के टाइप देखे थे। पद कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के मैंने बताया, एक समान पद और एक असमान पद। देखो इसमें कंडीशन क्या याद रखना है, समान पद यानी लाइक टर्म होने के लिए इस तरीके से याद रखिएगा। सिंपली बस दो कंडीशन याद रखना है कि कोई भी दो टर्म्स समान पद तभी होंगे जब पहला कंडीशन उनका चर सेम हो। चर सेम होने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल जो है सेम हो। ठीक है, सेम मतलब समान हो, बस सेम वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, जो चर का घात है, फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चर की घात की बात कर रहे हैं, अचर की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। चर का जो घात है हमारा वो सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम वेरिएबल का पावर जो है सेम होना चाहिए। मतलब हम कह रहे पावर ऑफ किसका, वेरिएबल, ये सेम होना चाहिए। जैसे मैं अगर दो टर्म लिख रहा हूँ, एक टर्म लिख दिया एक्स स्क्वायर और एक टर्म लिख दिया वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, इन दोनों टर्म में चर ही हमारा अलग अलग है। एक जगह एक्स दिख रहा है, एक जगह वाई दिख रहा है, चर अलग अलग है ना। तो चर अलग अलग हो जाने के कारण हम कहेंगे ये असमान पद है। कैसे पद है, असमान पद। ठीक है, अनलाइक टर्म। अच्छा, चैट सेक्शन में अभी नाम लिखना बंद करिएगा, कलश काजल आपने लिख दिया काफी स्टार्टिंग, बार बार चैट में नाम लिखोगे तो डिस्टर्ब हो रहा है ना क्लास। मैं जो पूछ रहा हूँ वो आंसर दीजिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स और वाई के हैं अलग अलग चर था, पहला ही कंडीशन से मुझे पता चल गया कि समान पद नहीं, समान नहीं है तो असमान हो गया। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ 5x का पावर 3 और यहाँ पर लिख दिया 9x का पावर 3। अब यहाँ पर अचर को अगर हम देखें तो वो तो अलग दिख रहा है, लेकिन अचर से कोई मतलब ही नहीं रहता, हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल। तो वेरिएबल सेम है क्या, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर भी x दिख रहा है
और यहाँ भी x दिख रहा है, दोनों ही जगह जो वेरिएबल है वो सेम है। वेरिएबल का पावर कैसा है, तो पावर भी हमें दिख रहा है सेम दिख रहा है, दोनों ही जगह 3 है, तो चर भी सेम था, उनका घात भी सेम था, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, यानी समान पद कहेंगे। समझ में आ गया? लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि ये समझिए, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2x का पावर 7 और यहाँ मैं लिख देता हूँ -9x का पावर 7, तो ये दोनों समान पद हैं या नहीं है? तो बिल्कुल बोलेंगे सर, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं है, दोनों जगह मुझे दिख रहा है कि x है 7 है, यहाँ पर भी पावर 7 है, तो हम कहेंगे दोनों लाइक टर्म। ठीक है, समान पद। क्लियर है? लाइक टर्म। आगे बढ़े, तो इसी पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन। आप सभी को पता है क्लास के स्टार्टिंग में रिकॉल पूछता हूँ, ठीक है, पोल में आंसर देना है सभी। ठीक है, तो लास्ट क्लास पे बेस्ट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, या कह सकते हो सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि y³ - 5y - 17, y का पावर 3 लिखा गया, फिर -5y लिखा गया, फिर -17 लिखा गया। इसमें टर्म्स क्या क्या है, कौन से ऑप्शन में इस एक्सप्रेशन के टर्म्स को लिखा गया है? y का पावर 3 -5y -17, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसके पदों को लिखना है हमें। तो पहला टर्म लिखिए, दूसरा टर्म लिखिए, तीसरा टर्म देखिए। और आंसर कीजिए। अभी तक जितने आंसर आए सही आए, लेकिन काफी कम आंसर आए। और लास्ट क्लास के पोल रिजल्ट में देख रहा था, काफी सारे बच्चे जो पोल में नहीं आंसर किए। तो एक तो आप में से मुझे पता है ये सब नहीं थे जिनका नहीं आता, बाकी सभी क्यों नहीं करते? सभी लोग करिए ना, पोल में तो आंसर करना जरूरी है। ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सारे क्वेश्चन सही करोगे, आपकी एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट होगी। सिर्फ बैठे रहोगे तो क्या होगा कि आपका डेटा में आएगा कि आप क्लास करते हो, आंसर ही नहीं करते हो। चलिए, तो मैं अभी रुक रहा हूँ 5 सेकंड और 10 सेकंड देता हूँ, चलो 10 सेकंड और। दो बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, 2 और 5 सेकंड लास्ट। 5 4 3 2 1। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, y³ - 5y - 17 के पदों को पहचानिए। तो जिनका पोल नहीं आता अभी लिख सकते हो, हाँ बी कह रहे हैं, ठीक है, सबमिट कर रहे हैं बी। यहाँ पर हम कहें सर अगर पहला पद लिखना हो, तो पहला पद मुझे दिख रहा है y का पावर 3 है ना, y का पावर 3, उसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा टर्म क्या मुझे 5y दिख रहा है, क्या क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5y? ठीक है, 5y तो ठीक है, लेकिन एक साइन भी देखो ना, 5y के आगे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव का साइन अगर रहेगा तो नेगेटिव के साथ लिखते हैं, तो माइनस का 5y हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म अगर हम 17 लिखें तब गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है 17 के आगे माइनस का साइन है, तो हमें माइनस का 17 लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों ही टर्म कहाँ पर लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, कि y³ -5y -17, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आए थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था ना, काफी सारे आंसर गलत आए थे, इसलिए मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो देखो आज का हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, सिंपल है अगेन, बट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे की पढ़ाई में आपको काफी काम है। बोला गया है पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। फैक्टर्स यानी गुणनखंड का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, गुणनखंड का नाम कहीं ना कहीं आप सभी ने सुना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक नंबर को लेता हूँ, उसको समझने के लिए ना मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 15। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या 15 को हम लोग इस टाइप से तोड़ सकते हैं क्या, कि किसी दो संख्या या दो से अधिक संख्या को गुना करके 15 आ जाए? बताइए किन संख्याओं को गुना करने पर 15 आ जाएगा? तो 3 और 5। आप बोलोगे सर अगर हम 3 को 5 से गुना कर दें, 3 × 5, तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है,
अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर आ गया, 3 और 5 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। अब ये फर्दर नहीं टूटेगा, अब आगे नहीं टूटेगा। तो हम कह सकते हैं सर इस 15 का जो अभाज्य गुणनखंड अगर मुझसे पूछा जाए तो हम कहेंगे एक गुणनखंड हमारा 3 है और एक गुणनखंड 5 है। अच्छा, गुणनखंड तो और भी हो सकते हैं 15 के, लेकिन हमने अभाज्य गुणनखंड को निकाला, ठीक है, सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गया 15 का बात। अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूं, मान लो 20, अगर मैं एक नंबर ले लिया 20, मुझे बताइए कौन से दो नंबर को गुना करने पर 20 मिलेगा। अगर मैं 20 को फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ, इसके गुणनखंड करना चाह रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 2 गुना 10, ठीक है, एक आंसर आया है चैट में 2 गुना 10। अच्छा, 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है सर 5 को 4 से गुना कर देंगे तो भी 20 मिल जाएगा, 5 गुना 4 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ये क्या हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हुआ? नहीं, ये अभी तक हमारे पास अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, क्योंकि 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 10 और भी टूटेगा, है ना। 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो 2 को तो मैंने 2 ही लिख दिया, लेकिन 10 को देखिए, क्या मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, 2 गुना 5 करेंगे 10 मिल जाएगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, 20 कौन से नंबर को गुना कर करके मिला, 2 कौन से प्राइम नंबर को गुना करके मिला, 2 को 2 बार गुना किया और 5 को 1 बार गुना किया, 2 2 और 5, ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। 2 2 और 5, 2 बार 2 लिखा और 1 बार 5 लिखा। चलो, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, दूसरे वाले को देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखा था 20 को 5 गुना 4, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 गुना 4 को मैं लिख सकता हूँ, 5 तो नहीं टूटेगा ना, 5 तो एक प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, लेकिन 4 अभी टूटेगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, ये 4 को मैंने लिखा, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, 20 के लिए मैंने क्या लिखा, 5, 2, 2, तो क्या मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों सेम आया। चाहे आप कैसे भी लिखो, आपका गुणनखंड जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। 20 की और भी गुणनखंड हो सकते हैं, 10 भी होगा। देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 20 का अभाज्य गुणनखंड में 5 2 2, 20 का गुणनखंड 10 भी होता है, ठीक है, 20 खुद भी अपना गुणनखंड होता है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। चलो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी और एक नंबर से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर लिख रखा है 30, इसके बाद हम लोग पद का भी गुणनखंड करना सीखेंगे। एक नंबर हमारे पास 30 लिखा गया है, इसको बोला गया इसके अभाज्य गुणनखंड मुझे बताइए, तो क्या होगा। अगर मेरे पास 30 लिखा गया तो इसको हम लिख सकते हैं सर 5 गुना 6 या 6 गुना 5 लिखा चैट में, 5 × 6 लिखो चाहे 6 गुना 5 लिखो, ठीक है, 5 गुना 6 लिख दिया। अब इसको मैं और तोड़ सकता हूँ क्या, या ऐसे ही रहेगा, 3 × 2 × 5, प्रिंस का सर और ही टूटेगा, 5 तो प्राइम नंबर है ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस 6 को देखिए, 6 और टूटेगा, 2 × 3, अभी और टूटेगा क्या, अभी और टूटेगा क्या, अब नहीं टूटेगा। अब क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि हमें पता है कि 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, मतलब 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे 30 के फैक्टर क्या क्या आ गए सर, 30 के प्राइम फैक्टर जो आए हैं वो हमारे पास आ गए 5, 2, 3, मतलब वापस से आप इस नंबर को गुना कर दोगे, 5 और 2 और 3 को गुना करोगे तो वापस से हमारे पास 30 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई तरीका है क्या निकालने का, 30 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 × 3, चेक करते कि अगर सर हमने अगर 10 × 3 लिख देता तो क्या होता। अगर 10 × 3 लिखते तो फिर अब 10 को तोड़ते आप, 5 × 2 है ना, 5 × 2 लिखोगे और 3 को एज इट इज लिख दोगे, तो क्या हमें फिर से दिख रहा है कि इसका जो गुणनखंड आया 5, 2, 3 ही आया। समझ में आया। तो आपने 6 × 5 करके भी निकाला तो भी वही आया, 10 × 3 करके भी आया तो वही निकाला, और 15 × 2 करके भी चेक चेक करोगे, मान लो अगर आप ऐसे लिख दो 15 × 2 तो भी आपको मिलेगा 5 × 3 × 2, तो फिर से मुझे मिल रहा है 5 3 और 2, तो यही 3 संख्या अभाज्य संख्या जिनको गुना करने पर हमें 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही 3 अभाज्य संख्या जिनको गुना करने पर हमें 30 मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो मुझे बताइएगा कि अगर मैं एक नंबर आपको दे दूं 24, ठीक है, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 24, इसका अभाज्य गुणनखंड मुझे बताइएगा, फाइनल आंसर बताइएगा, कौन कौन से नंबर को गुना करने पर मुझे 24 मिलेगा।
कौन कौन से अभाज्य संख्या को गुना करने पर मुझे 24 मिलेगा। 3 × 8 अभाज्य नहीं हुआ ना, 8 8 अभाज्य संख्या नहीं है। पूरा ब्रेक कीजिए उसको। देखो आपने अगर बोला सर 3 × 8, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 मिल जाएगा, लेकिन अभी 8 और टूटेगा। हम कहेंगे 3 को तो हमने 3 लिख दिया, 8 को क्या लिखोगे? 8 को मैंने लिख दिया 4 × 2। अब ये फाइनल आंसर होगा क्या? नहीं, प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर इस 3 को तो मैंने 3 लिखा, इस वाले 4 को देखिए जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये जो 4 है इसको मैंने फिर से ब्रेक किया 2 × 2, और ये जो 2 पहले से था वो वाला 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? अगर मेरे से अगर पूछा जाए कि कौन कौन से नंबर यहाँ पर आ गए, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे, कॉमा लगा के 2 को 3 बार लिख देंगे। ठीक है, तो इन सभी को आप वापस से गुना करो, तो वापस से गुना करने पर कितना मिलेगा? 24 मिल जाएगा। तो समझ में आ गया कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, अभाज्य फैक्टर का मतलब क्या होता है। चलिए, तो ये तो एक नंबर का हो गया, एक कांस्टेंट यानी एक अचर का हो गया। अगर हमारे पास कोई टर्म लिखे गए, आपको पता है क्या अलजेब्रा में हमारे जो टर्म होते हैं वहां पर वेरिएबल्स भी आते हैं, चर भी आते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा रहेगा कभी 5xyz, कभी लिखा रहेगा 12x² y, है ना, इस टाइप के टर्म्स रहेंगे। तो इसको हम लोग किस टाइप से गुणनखंड करेंगे? ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक बीजीय व्यंजक लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो आप लोग आंसर दे सकते हो, इतना तो बता सकते हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो आप बोलोगे सर एक प्लस का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर एक टर्म 5xy दिखा और दूसरा 6 दिखा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर हमारे पास जो पहला टर्म है वो 5xy है? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं कि सर हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास 6 है? एक पद हमारे पास 5xy है और दूसरा टर्म हमारे पास 6 है। अब मैं 5xy को गुणनखंड करना चाह रहा हूँ, इसको मैं फैक्टर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए फैक्टर का मतलब क्या हुआ? एक बड़ा सा नंबर जिसको हमने कुछ छोटे छोटे भागों में तोड़ा कि इनको गुना करने पर वापस से हमारा बड़ा वाला नंबर मिल जाए, है ना। तो 5xy कैसे बना होगा? हमें पता है कि 5 को हमने x से गुना किया होगा और फिर हमने y से गुना किया होगा। तो 5x और y इन तीनों को गुना करने पर 5x बना है क्या? 5 × x × y, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं लिख दूं 9m, तो 9 और m के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना का साइन है। 9 को m से गुना कर दूं, एक बनाने के लिए सिखा रहा था वहां ही बताया, 9 को m से गुना करना मतलब 9m। अगर मैं बोल रहा हूँ कि p को 4 से गुना कीजिए, तो p को अगर 4 से गुना करोगे तो आप इसको 4p लिख दोगे, मतलब कोई भी दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना का साइन रहेगा। ठीक है, तो 4p लिख दिया। तो 5xy करने का मतलब 5 × x × y। तो इसका गुणनखंड अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? सर एक गुणनखंड हमारा 5 हुआ, एक हमारा x हुआ और एक हमारा y हुआ। ठीक है, क्या मैं इन तीनों को गुना कर दूं तो हमारा 5xy मिल जाएगा? बताइए। ठीक है, क्या मैं इन तीनों को गुना कर दूं तो 5xy मिल जाएगा? ठीक है, अब 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप बोलोगे सर 3 × 2, 3 और 2 को गुना करिएगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम गुणनखंड लिखेंगे कैसे? बोलेंगे सर एक हमारा 3 हुआ और एक हमारा 2 हुआ। समझ में आया? तो हर एक टर्म को मैंने क्या किया? गुणनखंड के रूप में लिखा, फैक्टराइज किया। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मैं इस टाइप से लिखूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 12xyz, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ? 12xyz। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं एक टर्म लिख दिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 12 × x × y × z, ऐसा लिख सकते हैं। अब 12 और टूटेगा क्या? तो हमें क्या करना था? प्राइम फैक्टर करना था। तो सिर्फ अब मुझे 12 को तोड़ना है, तो 12 को तोड़ने का मतलब लिखेंगे 4 × 3, 4 को 3 से गुना करेंगे। अब 4 और टूटेगा, 2 × 2 × 3। तो क्या मैं 12 को ऐसा लिख सकता हूँ सर 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, और बाकी x एक बार ही है, y एक बार ही है और z एक बार ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर इसका जो फैक्टर्स आए 2 2 3, x y z, इन सभी को गुना करोगे वापस से हमारा 12xyz आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा रहे
ठीक है। कुछ इस टाइप से एक पूरा एक्सप्रेशन लिखा है 18zx प्लस 5y² माइनस xyz प्लस 21। इसके हर एक पद का मुझे गुणनखंड करके लिखना है, हर एक टर्म का मुझे गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 18zx को ले रहा हूँ, पहले वाले टर्म को ले रहा हूँ। पहला टर्म लिखा 18zx, तो क्या मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा तो सही होगा क्या, 18 इंटू जेड इंटू एक्स, इतना लिखना सही होगा? नहीं, ये और टूटेगा। आप बोलोगे सर अभी 18 जो है और ब्रेक होगा क्योंकि अभाज्य नंबर अभी नहीं आए, ठीक है। तो इसको मैं अभी और ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अब 18 को मैं तोड़ूंगा, अगर 18 को अगर मैं तोड़, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर 9 इंटू 2? बिल्कुल लिख सकते हैं, 9 गुना 2। अब 9 को और तोड़िए, तो 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 2। तो 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 3 गुना 2? 3 गुना 3 करेंगे 9 मिलेगा। देखो ऐसे लिखा, 3 गुना 3 किया 9 मिला, 9 को 2 से गुना किया 18 मिला। उसके बाद आपको पता है जेड आया, उसके बाद मुझे पता है एक्स आया। तो क्या ये लिखना सही होगा? 18zx को मैंने इस तरीके से लिख दिया, 3 गुना 3 गुना 2 गुना जेड गुना एक्स। चलिए अगला टर्म लेते हैं। अगला टर्म हमारे पास 5y²। अगर कुछ पावर में आ जाए 5y², तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है 5 इंटू y², ठीक है। अब देखो इसको और, तो आप बोलोगे सर 5 तो अभाज्य संख्या है, 5 को तो मैंने 5 लिख दिया, लेकिन y² करने का मतलब y 2 बार गुना हुआ है ना। y कितने बार गुना हुआ? 2 बार गुना हुआ। तो हम लिख सकते हैं y गुना y। तो फाइनल क्या हुआ, 5 एक बार आया और y कितने बार आया? y 2 बार आया, ठीक है। तो y को 2 बार लिखना है, y 2 बार आया था, ठीक है। चलिए अगला टर्म लीजिए। तो अगला टर्म हमारा क्या, अगला टर्म मुझे बताओगे क्या मैं यहाँ पर लिखूँ xyz तो सही होगा? अगला जो पद है हमारा xyz, या कुछ रह गया, कुछ छूट गया ना? आप बोलोगे सर माइनस का साइन रह गया, माइनस का साइन भी लगाइए, ठीक है। तो अगर कोई नेगेटिव का साइन है तो माइनस का साइन के साथ लिखेंगे, माइनस xyz। अब इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस का साइन, तो एक माइनस तो पहले लगा दिया, फिर एक्स लिखा, एक्स और वाई के बीच में कुछ नहीं तो गुना का साइन है, वाई और जेड के बीच में कुछ नहीं है तो जेड नेगेटिव का साइन, ठीक है, गुना का साइन, ठीक है। तो मैंने लिखा माइनस एक्स गुना वाई गुना जेड, तो इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। और 21 को तोड़ना तो बहुत आसान है, 21 को तो तोड़ दोगे ना। 21 आप बोलोगे सर 7 इंटू 3 कर देंगे, 7 इंटू 3, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके हर एक टर्म को, हर एक टर्म को मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है? हर एक टर्म को मैंने फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। चलिए इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करने में काम आए। ले लिया? ठीक है। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं एक टर्म कुछ भी लिख दूँ तो उसको सीखिए, अगर कुछ मैं नेगेटिव, कुछ नेगेटिव वाले नंबर को लूंगा, कुछ पॉजिटिव नंबर को लूंगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख दिया 35, और यहाँ लिख दे रहा हूँ x² y का पावर 3 और यहाँ पर z। तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे? आप बोलोगे सर 35 को सबसे पहले मैं 35 को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, 35 को ब्रेक कर रहा हूँ। तो 35 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 7, ठीक है, ये टूट गया हमारा। उसके बाद x का पावर 2, तो x का पावर 2 कहने का मतलब x को 2 बार गुना किया गया होगा, है ना। x का पावर 2 लिखने का मतलब x को 2 बार गुना किया गया होगा। y का पावर 3 लिखने का मतलब, y का पावर 3 लिखने का मतलब y को 3 बार गुना किया गया होगा। और z को, z का पावर कुछ नहीं, z का पावर 1 है, कुछ भी नहीं मतलब पावर 1 है। तो आप बोलोगे सर z को 1 बार गुना किया गया। तो इन सभी को अगर हम गुना कर दे तो वापस से ये वाला टर्म मिल जाएगा, इन सभी को गुना कर देंगे तो वापस से हमारा वो टर्म मिल जाएगा। तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, कभी मैं ऐसे दे दूं तो। चलिए मुझे इसको लिख के बताइएगा, अगर मैं लिख दूं a पे पावर 2 और मैं यहाँ पे लिख दिया b का पावर 3, इसको आप कैसे लिखोगे? a को कितने बार लिखना है? a के पावर 2 मतलब a को 2 बार गुना करना, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं सर a² इंटू बी का पावर 3। और टूटेगा क्या? बिल्कुल टूटेगा। a 2 बार गुना होगा और b कितने बार गुना होगा? b गुना b गुना b, ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? अगर मैं लिख रहा हूँ -19 और यहाँ पर लिख दिया m का पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? -19 है तो -19 तो लिख ही देंगे आगे में, गुना m का पावर 3, ऐसा लिख दिया। अब -19 टूटेगा क्या?
-19 टूटेगा क्या? नहीं, -19 जो है ये एक प्राइम नंबर है ना, ये एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, तो इसको लिख दिया -19 अभाज्य संख्या है। और m का पावर 3 मतलब m को 3 बार गुना करना, ठीक है। अब मैं इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके गुणनखंड बताइए, तो आप बोलोगे सर एक गुणनखंड हमारा -19 आया, उसके बाद m कितने बार लिखोगे? m को 3 बार लिखेंगे, समझ में आया? -19 और m का पावर 3 करने का मतलब m को 3 बार लिखना। इन सभी को हम गुना अगर कर दे तो वापस से हमारा -19 m का पावर 3 मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए एक लास्ट मुझे करके बताइए, अगर मैं लिख दूं 12x² और यहां पर लिख दिया y, इसको आप करके बताओ। 12x² y, इसको पूरा ब्रेक करके मुझे बताइए, या फिर आप इसका फैक्टर्स बता दो, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या गुणनखंड होंगे। और मैं प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। देखो 12 को आप 4 गुना 3 लिख सकते हो या 6 गुना 2 लिख सकते हो, फिर से उसको ब्रेक कीजिए। तो 12 को हम लिख सकते हैं सर 6 गुना 2, अब 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 2 लिखा 6 हो गया। अब 6 को 2 से गुना किया 12 मिला, तो ये हमारे पास 12 है क्या? इसको गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा। समझ में आया? 3 गुना 2 12 हो गया। एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2 कहने का मतलब एक्स 2 बार गुना करना, और वाई तो अकेला है ना, वाई का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वाई का पावर 1 है। ठीक है, तो इसके अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके गुणनखंड बताइए, तो इसके गुणनखंड में क्या लिखोगे? 3, 2, 2, फिर लिखोगे एक्स को 2 बार और वाई को कितने बार लिखेंगे? वाई को 1 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, गुणनखंड हो गया। अगर एक माइनस का साइन यहाँ लगा दिया जाता तो हम यहाँ पर आगे में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और इसमें भी एक किसी एक नंबर में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? किसी एक नंबर में माइनस का साइन लगा देंगे, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर समझ में आ गया सभी लोग को तो यस लिखिए, या वाई लिख दो बस। कोई भी डाउट है तो डी लिखना, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। सभी लोग वाई लिख रहे हो अभी? ठीक है, अगर वाई लिख रहे हो तो आपके सामने क्वेश्चन है, सिंपली बोला गया है 5x के गुणनखंड क्या है। तो हर एक टॉपिक का जो आपका पहला क्वेश्चन है सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपसे इतना ही पूछा गया कि 5x को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसके गुणनखंड मुझे क्या क्या दिखेंगे। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना। ए बी सी, ए में सिर्फ 5 लिखा गया, बी में x लिखा गया, सी में 5, x लिखा गया है, और ऑप्शन डी में 5 का स्क्वायर लिखा गया, मतलब 5 का वर्ग और x लिखा गया है। देखिए कौन सा आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको कॉपी पेन की जरूरत है नहीं। अगर आप ध्यान से सारी बातों को सुने होगे तो 10 सेकंड में आंसर कर दोगे। 10 सेकंड में ज्यादा बोल दिया, काफी कम समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, प्रिंस का आंसर हो गया, सरिता का आंसर हो गया, रुपेश का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी काफी कम आंसर आए। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो काफी सारे बच्चों ने किया था, इस वाले में काफी कम आंसर आए, तो 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड लास्ट। स्किप नहीं करना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर कीजिए हर एक बच्चे। 5 सेकंड में इसको एंड कर रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताया करें, फिर बैठे मत रहा करें। ठीक है, चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि 5x का गुणनखंड बताइए, तो 5x से गुणनखंड के लिए क्या लिखोगे? 5x कैसे मिला होगा? 5 को x से गुना कर कर, हम बोलेंगे सर 5 को अगर मैं x से गुना कर दूं, है ना, इन दोनों नंबर को अगर मैं गुना कर दूं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को, तो 5x मिल जाएगा। मतलब पहला जो हमारा दिख रहा है वो 5 दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है x। 5 और x को गुना कर गया, 5x मिल गया। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? 5 और x को गुना किया, ऑप्शन सी में दिख गया आंसर हमारा। ठीक है, और आंसर सभी के सही थे, एक आंसर गलत था बस, बाकी सभी का आंसर सही था।
चलो अगला जो क्वेश्चन है आपका लिखा गया है -7p²। तो -7p² कैसे मिलेगा? कौन से ऑप्शन में ऐसे कुछ क्वांटिटीज लिखे गए हैं जिनको हम गुना कर दें तो -7p² मिल जाए? किन क्वांटिटीज को हम गुना कर दें तो -7p² मिल जाएगा? या फिर -7p² को आप ब्रेक करें, आपको वहीं पर दिख जाएगा कि क्या क्या उसके अंदर छुपा हुआ है। -7p² का गुणनखंड क्या क्या होगा? चलिए अभी तक 5 आंसर आए और पांचों आंसर सही है। ठीक है, इतने समय में काफी कम समय में आंसर कर दिया आपने, वेरी गुड। और इतना समय काफी है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है जाकर आंसर कीजिए। अभी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और। 10 सेकंड में इसको मैं डिस्कस करूंगा, आगे बढ़ूंगा। और पोल में आंसर किया करें, हर क्वेश्चन में मैं बार बार इतना ट्राई करो कि आपको ये सारे रूल्स पता है, जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है। 5 सेकंड और रुकना, 5 4 3 2 1। चलो इसको एंड करते हैं और समझते हैं। -7p² कैसे मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी का आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, तो जितने बच्चों का आंसर आया है सभी के आंसर सही है, 100% सही है, लेकिन 100% आंसर आए नहीं है। काफी सारे बच्चों जिनका आंसर आया नहीं है। ठीक है, तो ये सही चीजें नहीं है, आपको आंसर करना है। ठीक है, -7p²। तो आप बोलोगे सर -7p² कैसे मिलेगा? -7 गुना में p², इन दोनों को गुना कर देंगे मिल जाएगा। और टूटेगा क्या? बिल्कुल, -7 तो प्राइम नंबर है, ये नहीं टूटेगा। लेकिन p² p का वर्ग कहने का मतलब p का पावर 2 है, पावर 2 कहने का मतलब p 2 बार गुना हुआ है ना। 7p इंटू -7 इंटू p इंटू, तो -7 एक बार लिखा, p को 2 बार लिखा है ना, तो हम कहेंगे -7, p, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। क्लियर? क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है -3m²। लिखा गया है, मैं लिख रहा हूँ -3, m का पावर 2 लिखा गया, फिर यहाँ n, सॉरी, उसके बाद n लिखा गया था, यहाँ पर n है और फिर l है। तो इसको अगर मेरे को ब्रेक करना है तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन में इसको सही सही ब्रेक करके लिखा गया है, गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए आंसर आपको पोल में देना है, पोल में जाकर आप आंसर कीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। -3m²n l, तो इसको अगर मुझे गुणनफल के रूप में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना रहेगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान से देखने ऑप्शन को, सारे ऑप्शन मिलते जुलते से दिख रहे हैं, और ये मिलते जुलते ऑप्शन बस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है, सही वाले को चुनिए। तो हमें क्या करना है, बस प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो मनीषा का आंसर हो गया, सरिता का आंसर हो गया। सर पोल में चार, आंसर करने के बाद क्या हैंड करके रखना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप हैंड करो ही करो, कोई जरूरी नहीं। आप सबमिट कर देते हो, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आपने वोटेड लिखा हुआ है इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड रुकते, 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया -3, अच्छा, फिर से सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के पहले 100% जितने भी आंसर आए हैं बिल्कुल सही आंसर आए, वेरी गुड। लेकिन अगेन 4 बच्चे का आंसर नहीं आया, तो क्यों नहीं आ रहा है आंसर? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइएगा, क्लास के एंड में बता सकते हो अगर पोल में आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। चलो इसको मैं लिख रहा हूँ -3। ठीक है, ये तो प्राइम नंबर है, अब नहीं टूटेगा। गुना में m², गुना में n, गुना में l, ऐसे लिख दिया।
सभी के बीच में गुना का साइन लगा दिया, क्योंकि कोई भी दो, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 और 5m, तो आपको पता है ये 5 इंटू एम है ना, बीच में गुना का साइन हमेशा रहता है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, -3 लगा दिया, क्योंकि m का पावर 2 दिख रहा था। तो m का पावर अगर 2 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू एम, m को 2 बार लिखना, और n का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो n 1 बार है, l कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, -3 तो सबसे पहले दिखेगा। अब कौन से ऑप्शन में -3 है, तो चारों ऑप्शन में -3 दिख रहा है ना, चारों ऑप्शन में -3 दिख रहा है, तो इससे हमें पता नहीं चल पाया। उसके बाद मुझे दिख रहा है 2 बार m आना चाहिए, तो ऑप्शन ए में तो 1 बार m है, नहीं होगा। ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि एल का टर्म ही गायब है, तो एल का टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर। ऑप्शन डी में 2 बार m है, लेकिन यहाँ पर एन का टर्म गायब है, मिसिंग है ना एन का टर्म, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 बार m आया, 1 बार n आया और 1 बार l आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया, 2 बार m, 1 बार n, 1 बार l, जैसा पावर उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रेक किया। क्लियर है, समझ में आया, ये समझ में आया कैसे ब्रेक किया हमने। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, जो अगला टॉपिक है फिर से मोस्ट इजी टॉपिक है। इसका जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आंसर करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, और कुछ भी नहीं, बस आपको सुन लेना है कि इसमें होता क्या है, संख्यात्मक गुणांक या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता क्या है। कई बार आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सिर्फ कोएफिशिएंट लिखते हो, संख्यात्मक गुणांक को सिर्फ गुणांक लिखते हो, तो भी सही होता है। मतलब समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 5x, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर बताइए। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर चर क्या है, आप सभी लोग बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है। अब मैं पूछूं कि चर कौन से संख्या से गुना हुआ है, कौन से संख्या से गुना हुआ है, क्योंकि गुणांक की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल जो है वो 5 से गुना हुआ है। 5x कहने का मतलब ही मुझे समझ में आ रहा है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में ही है, ये 5 गुना x है, तो x 5 से गुना हुआ, तो x का संख्यात्मक गुणांक 5 कहलाएगा, तो x का संख्यात्मक गुणांक 5 कहलाएगा। मतलब देख लेना कि जो भी मुझसे पूछा जा रहा है चल उसके आगे क्या लिखा गया है ना, इतना ही है ना। अगर मैं पूछ रहा हूँ 12m, मैं पूछ रहा हूँ m का संख्यात्मक गुणांक बताइए, m का संख्यात्मक गुणांक या सिर्फ गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट। आप बोलोगे सर m किससे गुना हुआ है, तो m 12 से गुना हुआ है, तो 12 से गुना हो रखा है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया, क्लियर है। अगर मैं लिख रहा हूँ -3p, अब मैं पूछ रहा हूँ p का संख्यात्मक गुणांक बताइए, p का संख्यात्मक गुणांक बताइए। आप बोलोगे सर p के आगे क्या लिख रखा है, -3 है ना, तो 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको बताना होगा -3। ठीक है, तो ये -3 क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट p का। समझ में आया, क्लियर है। चलिए और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी पद के अगर गुणनखंडों को, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको बस एक बार पढ़ लीजिए। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहा जाता है सिंपली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3y - 7 लिख रहा हूँ और आपसे मैं y का गुणांक पूछ रहा हूँ, मुझे बता सकते हो कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ये मैंने जितना बताया उससे, है ना। y का संख्यात्मक गुणांक, आप बोलोगे सर y के आगे क्या लिख रखा है, y के आगे 3 लिख रखा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि y को आप सर्च करोगे ना तो 3y दिखेगा, और 3y कहने का मतलब है 3 गुना हुआ है, तो y कितने से गुना हुआ है, y 3 से गुना हुआ है, तो हम कहेंगे संख्यात्मक गुणांक 3 होगा। समझ में आ गया, बताइए, क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें और आपको पता होनी चाहिए, समझना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला चीज, अगर मैं लिख रहा हूँ 5m², मेरे को बताइए यहाँ पर m² का संख्यात्मक गुणांक कितना है, m² का संख्यात्मक गुणांक कितना है। नहीं, m² का संख्यात्मक गुणांक, मैं उसको तोड़ने के गुणनखंड नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलता गुणनखंड कीजिए तो गुणांक और गुणनखंड में अंतर है। अगर मैं गुणनखंड करने बोलता तो अब तो आपने m इंटू m लिखा, लेकिन मैं गुणांक पूछ रहा हूँ, तो कौन सी संख्या से m² गुना हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5 से गुना हुआ है, 5 × m² है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे।
कितना समय लगेगा, 2 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ -3 और यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, तो आप बोलोगे सर -3 होगा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5x स्क्वायर y, मैं पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं पूछूं कि y का संख्यात्मक गुणांक बताइए, y का संख्यात्मक गुणांक, इसका क्या होगा। देखो संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर भी हम 5 ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 ही बोलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या आपको चुनना है, ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात की जाएगी। तो आप बोलोगे सर y का भी संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए तो यहाँ पर भी हम 5 ही बोलेंगे, समझ में आया। तो अगर मैं लिख दूं 9ab, इसको समझिए 9ab, अब इसमें मैं पूछूं कि आपसे एक ही a का संख्यात्मक गुणांक बताइए, तो आप बोलोगे सर 9, और अगर मैं b का संख्यात्मक गुणांक पूछूं तो भी आप बोलोगे सर 9, ठीक है। a का भी संख्यात्मक गुणांक 9 और b का भी संख्यात्मक गुणांक 9, क्योंकि दोनों में संख्या जो है दोनों ही 9 से ही गुना हुआ है, कोई अलग से नहीं गुना हुआ, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अब अगर मैं कोई एक एक्सप्रेशन लिख दूं, जैसे कि इस टाइप से मैं लिख दूं पूरा, मैं लिख रहा हूं सिर्फ 2x स्क्वायर -5m प्लस, और यहां पर लिख दे रहा हूं z, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, तो आप खोजोगे सर एक्स स्क्वायर कहां पर है, बताइएगा एक्स स्क्वायर का, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक 2 दिख रहा है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं m का संख्यात्मक गुणांक, m का संख्यात्मक गुणांक 5, थोड़ा सा गलती कर दी है आप लोग, 5 नहीं होगा। देखो आप बोलोगे सर m कितने से गुना हुआ है, -5 से, है ना, तो माइनस m के आगे क्या लिखा गया है, 5 तो लिखा गया है, लेकिन उसके आगे माइनस का साइन है, तो -5 बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे कि अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव के साइन के साथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोल रहा हूँ जेड का संख्यात्मक गुणांक बताइए, कोई बात नहीं, गलती होगी, अभी मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। जेड का संख्यात्मक गुणांक बताइए, तो जेड के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, जेड के आगे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होने का मतलब, मुझे बताइए 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, 1 × 5 लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से जेड को हम लिख सकते हैं ना 1 × जेड। अगर मेरे पास कभी सिर्फ ए लिखा है तो ए को लिख सकते हैं 1 × ए, है ना। तो जेड को हम लिख सकते हैं 1 × जेड, तो जेड कितने से गुना हुआ है, 1 से गुना हुआ है, तो हम कहेंगे जेड का संख्यात्मक गुणांक जो होगा सर 1 होगा, समझ में आया। अगर कोई भी संख्या नहीं है तो वहां पर 1 प्रेजेंट है, जेड कितने से गुना हुआ है, 1 से तो गुना हुआ ही होगा, ऐसा नहीं कर सकते सर वहां पर कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जेड का संख्यात्मक गुणांक 1 है, ठीक। अब मैं और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पर कुछ चीजें इरेज कर, और मुझे बताइए, अभी आंसर जितना भी करना है आपको चैट में ही करना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x⁻³ -m प्लस 8p², ठीक है, -2k, ठीक है। यहां मुझे बताइए p² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, p² का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा। तो आप p² को सर्च करोगे सर p² कहां पर है, तो ये तीसरे वाले टर्म में p² है, p² के आगे क्या लिखा हुआ है, तो 8 लिखा गया है, 8 के आगे प्लस का साइन है, तो पॉजिटिव के लिए तो सीधे 8 लिख देंगे, हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, गुणांक या संख्यात्मक गुणांक 1 होगा। अगर मैं बोल रहा हूं k का संख्यात्मक गुणांक बताइए, k का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताइए, k का कितना होगा। तो आप बोले सर k के आगे क्या लिखा है, 2, तो क्या हम 2 लिख दें, नहीं, आप बोलोगे सर 2 के आगे माइनस का साइन भी है ना, तो हम बोलेंगे सर -2 होगा, ठीक है, तो -2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, नेगेटिव वाला गलती नहीं करना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि x⁻³ का संख्यात्मक गुणांक बताइए, x⁻³ का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक, क्या बोलोगे, 5, ठीक है। x⁻³ के आगे क्या रखा है, 5, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, 5 × x³ है ना, यहाँ पर क्या लिख रखा है, 5 × x³ मतलब 5 से गुना हुआ है, तो यहाँ पर 5 बोलेंगे, ठीक है। तो संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ हमारा, 5 को।
अब लास्ट पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताइए m का संख्यात्मक गुणांक कितना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, m का संख्यात्मक गुणांक 1 होगा क्या? आंसर गलत आ रहा है। m का संख्यात्मक गुणांक 1 नहीं होगा। m के आगे कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक माइनस का साइन भी दिख रहा है ना, माइनस का साइन है, इसका मतलब -1 आएगा। क्योंकि आपको जो टर्म अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर ये दूसरा टर्म को आप क्या लिखोगे, दूसरे टर्म को आप लिखोगे सर ये -m है, और -m कहने का मतलब -1 गुना m। ठीक है, दूसरा टर्म -m होगा। अब अगर मैं पूछूं कि सेकंड टर्म बताइए, तो आप m लिखोगे या -m लिखोगे? सेकंड टर्म -m लिखोगे, तो -m में हम संख्यात्मक गुणांक -1 × m लिखेंगे, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे? क्वेश्चन पूछूं? तो अब मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आपको पोल में देना है। ठीक है, समझ में आ गया तो एक बार वाई लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने -5y -7। इसमें आपसे y का संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, सिंपली ध्यान से देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 है। -5y -7 में y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या संख्यात्मक गुणांक मुझे बताइए। पहले ऑप्शन में लिखा गया है -5y, दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है y, दूसरे ऑप्शन में -5, ऑप्शन सी में लिखा गया है y, ऑप्शन डी में लिखा गया है 5y। ठीक, -5y -7 में y खोजिए कहां पर है, y कितने से गुना हुआ है ये आपको देखना है। ठीक है, अपना समय लीजिए, आराम से कीजिए, हड़बड़ी कर नहीं करना है। हड़बड़ी में आपका कई बार जानते हुए आपका आंसर गलत हो जाता है ना? सभी कुछ पता है फिर भी गलती हो जाती है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो 3-4 सेकंड में आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बहुत कम समय लगेगा आपको करने में। चलिए, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, -5y -7 में आपसे y का संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है। तो y का संख्यात्मक गुणांक मतलब y कहाँ पर है, इस वाले टर्म में, पहले वाले टर्म में। पहला वाला टर्म जो है -5y है। अब यहाँ पर मेरे को अगर y का गुणांक पूछा जा रहा है तो y कितने से गुना हुआ है? आप बोलोगे सर -5 गुना y, मतलब -5 से गुना हुआ है। हम कहेंगे y जो है -5 से गुना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है ना? ऐसे भी कह सकते थे सर इतना करने की क्या जरूरत है, मुझे साफ साफ बस इतना देख कर ही मुझे दिख गया कि y के आगे -5 लिखा गया है, तो हम कहेंगे सर -5 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। गुणांक मतलब कोएफिशिएंट कितने से हुआ वाला चर गुना हुआ है। क्लियर है? समझ में आया? बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका -z + 3y²। ये एक्सप्रेशन लिखा गया और इसमें पूछा गया कि y² का गुणांक बताइए। y² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या गुणांक, संख्यात्मक गुणांक आपको बताना है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है, आपको देखना है कि y² कितने से गुना हुआ है। तो 15 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जाइए जाकर आंसर करें। -z + 3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक या फिर कभी गुणांक लिखा जाए, मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट, क्या होगा? तो इतने समय में सिर्फ 2 आंसर आए हैं, इतने कम आंसर क्यों, इतने कम आंसर? ठीक है, अभी कुछ आंसर आए, वेरी गुड। तो -z + 3y² में y² का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक आपको बताना है।
तो 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। चलिए, तो अभी जितने आंसर आए हैं, एक आंसर अभी भी गलत हुआ है, एक आंसर अभी भी गलत है, बाकी सभी आंसर सही है। 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक ही आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही था। जैसे कि अगर मैं बोलूं, मेरे पास लिखा गया वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए। वाई स्क्वायर को आप सर्च करोगे, यहाँ पर तो वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा, दूसरे वाले टर्म में वाई स्क्वायर दिख रहा है। दूसरे वाले टर्म क्या है, अगर मैं पूछूं कि दूसरा टर्म बताइए क्या है, तो दूसरा टर्म को आप लिखोगे सर 3y स्क्वायर है। दूसरा टर्म को अगर मैं पूछूं दूसरा वाला पद क्या है, तो आप बोलोगे सर दूसरा पद 3y स्क्वायर है। अब 3y स्क्वायर में वाई स्क्वायर कितने से गुना हुआ है, तो वाई 3y स्क्वायर में वाई स्क्वायर जो है 3 से गुना हुआ है, क्योंकि आगे का प्लस का साइन है ना। तो हम कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 3 गुना वाई स्क्वायर 3 से गुना हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। बाकी सारे ऑप्शन में -1 -z 3y नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, जो सभी के आंसर थे। अगर किसी का डाउट है, छोटा सा भी कुछ डाउट है, जो नहीं आंसर कर रहे हो कुछ बच्चे, या फिर जिनका भी आंसर गलत हुआ था, कोई डाउट रहता तो बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, x³ - y³। मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, x की पावर 3 -y का पावर 3 -3xy, और यहाँ पर लिख दिया x + y। ठीक है, यहाँ पर y के पावर 3 का गुणांक बताइए, y³ का गुणांक बताइए। y के पावर 3 का गुणांक बताइए। आप पहले देखिए y³ कहां पर लिखा गया है, y³ कहां पर लिखा गया है, अभी मैंने बताया था। y³ के आगे क्या है, वहां से आपका गुणांक पता चल जाएगा, या संख्यात्मक गुणांक पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर y³ का गुणांक बताइए, या x³ का गुणांक बताइए, या कभी xy का गुणांक पूछा जाएगा। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो मैं 15 सेकंड अभी दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन में हो सकता है आपको लगे कि सर समय कम दिया जा रहा है, तो बिल्कुल समय इसलिए कम दिया जा रहा है क्योंकि आसान से क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं कर, क्वेश्चन को देखोगे आपको आंसर आ जाता है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। इसको मैं एंड कर रहा हूं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे थे, इस क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं, अभी चैट में लिख के बताओगे आपका आंसर क्या था। ये सवनीत कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका क्या क्या आंसर है, सभी लोग चैट में लिखिए। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं आंसर सी, मनदीप कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी होगा। देखो y³ का गुणांक पूछा जा रहा ना, y के पावर 3 का, तो मुझे दिख रहा है कि y का पावर 3 तो यहीं पर लिख रखा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूं तो कहीं पर से भी y³ नहीं मिलने वाला, यहाँ से कभी भी y³ आपका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो y³ सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इस वाले टर्म, मतलब वो जो टर्म है, दूसरे टर्म को अगर मैं बोलूं, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म y³ है या -y³ है, तो आप बोलोगे सर जो दूसरा पद है हमारा माइनस का y³ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब -y³ कहने का मतलब क्या हुआ, -y³ कहने का मतलब -1 × y³ है ना। तो y³ कितने से गुना हुआ है, y का घन कितने से गुना हुआ है, आप बोलोगे सर -1 से गुना हुआ है ना। तो हम कहेंगे -1 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है, या फिर चलो इसको मैं थोड़ा इरेज करके और डिटेल में ऐसे समझाता हूँ। मतलब सिंपली ऐसे बोल सकते हैं सर ये हमारा जो -y³ है, हमें दिख रहा है y³ के आगे कुछ भी नहीं है, y³ के आगे कोई संख्या नहीं है, y³ के आगे कोई भी संख्या नहीं, तो 1 तो डेफिनेटली होगा, 1 तो होगा ही होगा। अब साइन नेगेटिव दिख रहा है, साइन नेगेटिव दिख रहा है तो -1 लगा दिया है ना। तो ऐसे भी कह सकते थे सर कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, पॉजिटिव रहेगा तो 1 लिख दीजिएगा, नेगेटिव रहेगा तो -1 लिख दीजिएगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आया, ये क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं।
इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगला क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी मिस मत करिएगा, ठीक है। होमवर्क मैं थोड़ी देर में आपको